आज की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम साइंस एंड टेक 2018 के क्वेश्चंस का एक डीप एनालिसिस डेवलप करें। जैसा हमें ये चीज़ पता है कि किस तरीके से यूपीएससी करंट इवेंट्स में से क्वेश्चन पूछता है। एंड अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या कोई अदर टाइप की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गई, या कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते, मे बी विद जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल प्राइज के बारे में पूछेगा, कुछ एलईडी लैंप्स के बारे में पूछेगा, जीपीएस के बारे में पूछेगा। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वंस आप समझ जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन एन वेरी अप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट मैनर, राइट। तो इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज with reference to Indian रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में आपको सवाल पूछा गया है। तो यहां पे पहले एक चीज समझ लीजिए कि कुछ बेसिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बिग बैंग थियरी में ये चीज समझी थी कि जब एक एटम में बैंग हुआ था तो उससे पूरा यूनिवर्स बना था, और यूनिवर्स में जो भी मैटर थे, जहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था 1915 में कि हर मैटर का एक ग्रेविटेशन पुल होता है। कैसे? कि मान लीजिए कि ये पेन मेरे हाथ में, और जब मैंने इसको लूज किया तो ये मेरे हाथ में गिर गया। तो ये जो गिरना हुआ ये किस वजह से गिरा? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के कोर का एक ग्रेविटेशनल पुल है जो हमें खींच रहा है। दैट इज द मीनिंग कि मैं उस पर उड़ नहीं सकता। ओके, नाउ आप एक चीज कंसिडर करो कि जो भी मैटर होता है वो मैटर का एक ग्रेविटेशनल पुल किस पे डिपेंड करता है? कि उसका वेट कितना है, वो मैटर का मास कितना है। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं कि दैट सन एक स्टेशनरी है। अब सन के पास काफी ज्यादा मास है एज कंपेयर टू ऑल अदर प्लैनेट्स। तो जो सन का मास होता है उसने ग्रेविटी से हर एक प्लैनेट को अपनी तरफ पुल करके रखा है। ओके, बट जैसे हमने देखा कि बी अगर कोई भी मास ज्यादा है या मास कम है, तब का एक ग्रेविटेशनल पुल है। तो एक साइड से सन ने प्लैनेट्स को पुल करके रखा है और दूसरे साइड से अर्थ ने सन को पुल करके रखा है। हालांकि सन का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है क्योंकि उसमें मास ज्यादा है, तो अर्थ इज स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। इसका और एक बेटर वे में एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें पता है कि मून पे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो इतना ग्रेविटी नहीं है, वो उस पर अच्छे से जंप कर सकते हैं। ओके, अब ऐसा क्यों है? हम अर्थ पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अर्थ का मास काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। तो मून का मास कम है इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल कम है। तो अगर हम अर्थ और मून को कंपेयर करें तो अर्थ ने मून को पुल करके रखा है और मून ने अर्थ को पुल करके रखा है, बट अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, सो मून इज स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ओके, इसका अगर हम बेटर वे में समझे तो ये एक फिगर से आप समझ सकते हो दैट सन का एक ग्रेविटेशनल पुल है और अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है। तो इसके अंदर क्या होगा कि अर्थ के पास मास कम है एज कंपेयर टू सन, तो अर्थ हैज स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया। ओके, वेयर एज अगर मून का देखते हैं तो मून का एक ग्रेविटेशनल पुल है और अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है। अब अर्थ के कंपेयर में मून का मास कम है और ग्रेविटेशनल पुल है, तो मून हैज स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको सैटेलाइट से कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अर्थ जब मून के अराउंड घूमता है तो वो एक अर्थ का ऑर्बिट है, राइट। सो वो इट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। तो सिमिलरली हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो अर्थ के साथ घूमती है, राइट। तो वो क्या है? वो अर्थ के ऑर्बिट में आ रही है। अब अर्थ के ऑर्बिट वेरियस टाइप्स के होते हैं, राइट। तो अगर वो ऑर्बिट को हम समझते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्बिट होता है दैट इज जो इक्वेटर के ऊपर रहता है, इसका डिस्टेंस रहता है ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर, एंड दैट इज द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसके साथ एक और ऑर्बिट होता है दैट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ऐसा है कि दिस इज जियो स्टेशनरी, ये इस तरीके से इक्वेटर के अराउंड घूम रहा है, और दिस इज जियो सिंक्रोनस जो ऊपर से नीचे जा रहा है। अब इनका पॉइंट क्या है कि जब ये अर्थ के साथ घूमते हैं तो अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो हमें टेलीस्कोप जो स्टेशन सैटेलाइट है वो स्टेशनरी दिखता है कि वो एक ही जगह पे, बट ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में है, तो वो अर्थ के साथ घूम रहा है विद द सेम स्पीड।
यानी कि उसको एक रोटेशन में 24 घंटे लग रहे हैं अलोंग विद द अर्थ, कि जो अर्थ के साथ स्पीड है वो उसने मैच करके रखी है और वो स्टेशनरी नहीं है, वो उसके साथ घूम रहा है और इसलिए वो हमें स्टेशनरी दिख रहा है, राइट। अब जो थर्ड टाइप का ऑर्बिट होता है दैट इज द पोलर ऑर्बिट, कि जो नॉर्थ से साउथ पोल घूमता है, सो दैट इज द पोलर काइंड ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स होती है वो या तो जियो सिंक्रोनस पे प्लेस की जाती है या फिर वो पोलर ऑर्बिट पे प्लेस करी जाती है। अब अगर इसके बेस पे हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट में ये है that IRNS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous. Now this is a factual based information that is right, कि ये right है. Whereas second statement is IRNSS covers entire India about 5500 square kilometer. Now this is not a 5500 square kilometer, क्योंकि ये बोला कि बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, कि इंडिया के बाहर 5500 का स्क्वायर किलोमीटर IRNSS ने कवर किया है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, नॉट 5500। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं that India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019. अब यहां पे ये देखना है कि this is a regional navigation satellite, not a global navigation satellite system. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 और 3। Now second question is related to the first question, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि सैटेलाइट्स कौन कौन से ऑर्बिट में प्लेस होती है। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि वो सैटेलाइट प्लेस करने के लिए कौन सा टाइप का लॉन्च व्हीकल यूज होता है। तो वही पूछा कि विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दो मेजर टाइप के लॉन्च व्हीकल है इंडिया के पास, पहला है PSLV और दूसरा है GSLV। अगर इनका हम डिफरेंस देखते हैं तो PSLV कौन सा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम, वेयरएज GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम। तो अगर हम देखते हैं कि PSLV इज फॉर द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो हम कह सकते हैं कि जो पोलर ऑर्बिट है वहां पे PSLV को लॉन्च किया जाता है, PSLV एज अ लॉन्च व्हीकल यूज होता है। वेयरएज GSLV क्या है, दैट इज द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे GSLV आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका और डिफरेंस देखते हैं तो PSLV में जो लॉन्च व्हीकल की पेलोड कैपेसिटी होती है या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस होता है, दो तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। कि पहला अगर डिस्टेंस देखते हैं तो ये कवर करता है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का, वेयरएज GSLV कवर करता है ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर। ओके, और अगर इनकी पेलोड कैपेसिटी देखते हैं तो पेलोड कैपेसिटी में हम ये कह सकते हैं कि जो PSLV है वो 1750 kg यूज करता है एज अ पेलोड कैपेसिटी है उसकी, वेयरएज GSLV 4 टन का सैटेलाइट कैरी कर सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक और डिफरेंस है कि PSLV में 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है, वेयरएज GSLV में इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। एंड PSLV इज ऑल्सो अ थर्ड जनरेशन, वेयरएज GSLV का भी Mark 3 थर्ड जनरेशन आ चुका। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। तो हमने क्या किया कि पहले ऑर्बिट्स के बारे में समझा एंड देन वो ऑर्बिट में क्या टाइप का लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो समझा। तो उसके बेसिस पे अब अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज PSLV launch the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite system. Now this is a right statement. कि PSLV को क्यों यूज किया जाता है, ताकि उसका अर्थ रिसोर्सेज का मॉनिटरिंग कर सके, whereas GSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए लॉन्च होता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. Now ये चीज जो हमने अभी डिस्कस करी, राइट, हमने अभी ये चीज समझी थी कि जो सैटेलाइट्स होती है वो हमें स्टेशनरी दिख रही है बट दे आर नॉट स्टेशनरी। ओके, बट इसमें PSLV और GSLV में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसा होता है कि जैसे हमने GSLV का देखा, GSLV में कहा है कि ये सैटेलाइट उसके हॉराइजॉन्टल प्लेन पे घूम रही है अर्थ के साथ। तो जब हॉराइजॉन्टल प्लेन पे घूम रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सैटेलाइट है, तो जब सैटेलाइट और मैं साथ में रोटेट होंगे तो दैट मीन्स वी आर बोथ रोटेटिंग।
अब अगर मैं देखूं तो मेरे को ये स्टेशनरी दिख रहा है, बट इट इज नॉट स्टेशनरी, इट इज रोटेटिंग अलोंग विथ मी, राइट। तो ये जीएसएलवी ऐसे घूम रही है सैटेलाइट, वेयर पीएसएलवी कैसे घूम रही है, वो मेरे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो वो मेरे को स्टेशनरी नहीं दिखेगी। दिस इज नॉट अ स्टेशनरी। जीएसएलवी विल लुक स्टेशनरी, पीएसएलवी विल नेवर लुक स्टेशनरी, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो उसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट वापस देखते हैं, that satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the view as viewed from a particular location on Earth. Now this statement is incorrect, क्योंकि ये PSLV के लिए नहीं होता है, ये GSLV के लिए होता है, राइट, जो अभी हमने ये चीज डिस्कस करी। So this statement is incorrect. Whereas third statement, GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle system. जैसे हमने अभी देखा that PSLV is a 4-stage and GSLV is a 3-stage. So this statement is also incorrect, right? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ली। तो ये जब नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। ये वीडियो को वापस प्ले करना, राइट, जो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है और जो सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है, उनको वापस आप समझना, सो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे कि सैटेलाइट्स किस तरीके से हो रही है, राइट, अर्थ की पोजीशन क्या है, एंड मून का ग्रेविटेशन पुल क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आने वाले क्वेश्चन में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दो तरीके से यूज होता है, एक तो हमने पढ़ा है कि बीटी कॉटन है और एक है जीएम मस्टर्ड। जो बीटी कॉटन होता है वो क्या यूज करता है, वो जीन्स यूज करता है फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम दैट इज बेसिलिस तुरीजेनेसिस, वो सॉइल बैक्टीरियम को यूज करता है। वेयर एज जीएम मस्टर्ड क्या करता है, वो दो एलियन जीन्स को यूज करता है एंड दे आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जीएम मस्टर्ड को क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है ताकि उसका और ज्यादा वेराइटी यूज हो। एंड जीएम मस्टर्ड वाज डेवलप्ड बाय अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। उसके बेस पे अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, GM mustard has the gene of soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of plant. Now जो soil bacterium का यूज कर रहा है वो GM mustard यूज नहीं करता है, वो BT cotton ने यूज किया, राइट। उल्टा GM mustard क्या करता है कि soil bacteriums को isolate करके यूज करता है, तो this statement is incorrect. Whereas second statement is GM mustard has the genes that allow plant cross pollination and hybridization. So this statement is also correct. Third, that GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agriculture University. This statement is wrong क्योंकि GM mustard use किया था, develop किया गया था by DU professor. This statement is incorrect. So correct answer आ जाएगा option B, that is 2 Lee. Next, consider the following pair of terms sometimes in the news versus the context of topic. अब यहाँ पे है कि 3 चीजें बताई गई है ना। बेलेट 2 एक्सपेरिमेंट है जो जापान में यूज किया गया था, राइट। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसको कहा जाता है पार्टिकल फिजिक्स, कि जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख सकती है, उनको स्टडी करने के लिए बेलेट 2 एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो दिस पेयर इज इनकरेक्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं है। सेकेंड इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली फॉर डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है, सो वी आर वेरी मच अवेयर कि क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, सो दिस इज राइट। वेरेस जो क्रिस्पर Cas9 है वो पार्टिकल फिजिक्स के लिए नहीं, जबकि वो जीन एडिटिंग के लिए यूज हुआ। तो अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन भी यूज करो ना तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, कि मैंने यहाँ पे किसी में भी इन डेप्थ नहीं गया हूँ, बेसिक अवेयरनेस रखी है मैंने और उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगेन इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ली। नाउ नेक्स्ट जो चीज है, दैट द कॉन्सेप्ट नेम्ड एज, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, दिस कॉन्सेप्ट इज नेम्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक मेरा फोन है, दैट इज अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मेरे पास मेरा एक टैबलेट है। नाउ दीज आर द वेरी बेसिक, ये सबके पास मिलता है। बट अगर हम अभी के सिनेरियो में देखते हैं
तो और भी चीजें जो होती है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे मेरे घर पे अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखता हूँ तो मेरा जो एयर कंडीशन है, स्मार्ट एसी आ गया है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ गई है, राइट, स्मार्ट रेफ्रिजरेशन आ गया है। So everything that is smart and is connected to the internet, so these are known as the internet of things. यानी कि मैं हर चीज को, मेरी हर चीज को अगर मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, so that is known as इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसके बेस पर अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दिस इज अ वेरी इजी स्टेटमेंट, बहुत बड़ा लग रहा है बट इट इज अ वेरी इजी। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप। ठीक है, कि जब आप उठते हो तो आपका अलार्म बजता है, उसको आप स्टॉप करते हो, वो स्टॉप करते ही क्या होता है कि आपका गीजर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो दैट मीन्स कि माई गीजर इज कनेक्टेड टू दी इंटरनेट, माई गीजर इज अ स्मार्ट गीजर। एंड दी स्मार्ट मिरर है मेरे पास, स्मार्ट मिरर इन योर बाथरूम शोज द डेज वेदर and indicates the level of water in your overhead tank. And after taking some groceries from your refrigerator, that उसको पता चलता है कि रेफ्रिजरेशन में जो ग्रोसरीज है वो कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शॉर्टेज रिकग्नाइज करके वो अपने आप एक ऑर्डर प्लेस कर दे रहा है ताकि और ग्रोसरीज आ जाए। और जब आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे ही आप लॉक को डोर करते हो, जो डोर को लॉक करते हो, सो एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स लाइट हो गया, फैन हो गया, गीजर हो गया, एसी मशीन हो गया, सब ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। उसके बेसिस पे बोला है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट अप्लाइज द अबाउ सिनेरियो। so that is the internet of things, not border gateway protocol, not internet protocol, or neither a virtual private network। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, that is internet of things। Next is it's a very simple question that in which of the following areas can GPS technology be used, कि GPS technology किस किस चीजों में यूज होती है। so as we know that मोबाइल फोन में GPS technology यूज होती है, बैंकिंग ऑपरेशंस में होती है कि कोई भी टाइप का एटीएम लोकेट करना है या कोई भी बैंक की ब्रांच लोकेट करनी है तो वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। थर्ड है कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, की जो भी पावर ग्रिड्स है वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई होने चाहिए, तो वो भी जीपीएस टेक्नोलॉजी से ही यूज होता है, राइट। सो देखा जाए तो ऑल थ्री यानी कि डी 1, 2 and 3 आर दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टर्म्स, ये काफी ज्यादा न्यूज में आए थे, WannaCry, Petya and Eternal Blue sometimes mentioned in the news they are related to the cyber attack। ये साइबर अटैक से है क्योंकि इसमें कैसा हो रहा था कि अगर मेरे फोन में ये वायरस आ जाता है तो मेरे फोन को लॉक कर दिया जाता है, मैं उसको यूज नहीं कर सकता और मेरा डेटा पूरा एक्सपोज हो जाता है जिसने भी ये हैक किया है, जो भी साइबर अटैक किया है। तो जैसे ही ये हैक होता है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता, तो मुझसे क्या मांगा जाता है, रैंसम मांगा जाता है। तो इसको रैंसम वेयर से भी कहा जाता है, दिस इज अ रैंसम वेयर, कि मुझसे पैसे मांगे जाएंगे कि अगर आपको अपना फोन का डेटा बचाना है तो आप ये अकाउंट में बिटकॉइन इतने पैसे का ट्रांसफर करो तो हम आपका डेटा आपको वापस दे देंगे। सो दिस इज अ साइबर अटैक। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग। ना 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसको एक और टर्म है दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से इसको टर्म किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, की 3D प्रिंटिंग होती है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है कि जिससे आप 3D मॉडल में चीजें अपने सामने बना सकोगे। ये टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है बट ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, अभी हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट इसको कई सारी चीजों में यूज किया जाता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, यानी कि कोई भी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट है उसके अंदर यूज किया जाता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, दिस इज द एक इम्प्लांट है कि मेरे ईयर में डाला जाएगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में इसको यूज किया जाता है, एंड इनफैक्ट डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में भी यूज होगा कि कोई भी टाइप का कूलर बनाना है कि जो इतना सारा डेटा है, राइट, कोई भी टाइप की ड्राइव बनानी है तो वहां पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये सारी चीजों में ये यूज होता है 3D प्रिंटिंग। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ऑल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके अंदर जो मेजर टर्म यूज किया गया है दैट इज द सिलिकॉन वेफर्स। सिलिकॉन वेफर का पहले मतलब समझ लेते हैं कि इट्स अ वेरी सिंपल टर्म, कि एक सिलिका होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है,
ना ये सिलिका को स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग से एक पॉलीक्रिस्टलिन सिलिकॉन में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन ये कन्वर्ट होता है इनटू मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन, एंड उसके बाद में इसको स्लाइस करके एक सिलिकॉन वेफर में किया जाता है. नाउ दिस सिलिकॉन वेफर वो सेल किया जाता है टू द कस्टमर्स. नाउ इसका यूज क्या होता है सिलिकॉन का, इसके अंदर सर्किट्स होते हैं, दीज आर द सर्किट्स पैटर्न जो यूज किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर चिप, और ये चिप यूज होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाया जाता है. ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना, कि चाइना इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद आ जाता है रशिया, फिर आ जाता है ब्राज़ील, और इंडिया का बात करें तो इंडिया इज एट द 11th नंबर जो इसका प्रोडक्शन करता है. तो उसके बेस पे अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज इन फोटोवोल्टिक यूनिट. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 3rd लार्जेस्ट कौन सा है, ब्राजील है. इंडिया इज द 11th लार्जेस्ट. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय Solar Energy Corporation of India. Now this is again incorrect. ये है CERC. Now what is CERC? CERC is a Central Electricity Regulatory Commission. तो उसके बेसिस पे देखा जाए दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, neither one nor two. Next is consider the following phenomena that light is affected by gravity. The universe is constantly expanding. The matter wraps its surrounding space-time. So which of the above is or are prediction or predictions of Albert Einstein's general theory of relativity? Now this is a particular concept. तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि दो टाइप की थियरी बताई थी आइंस्टाइन ने. पहली बताई थी स्पेशल थियरी जो आई थी 1905 में, जिसके अंदर ये बताया था आइंस्टाइन ने कि कोई भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया. उन्होंने कहा था कि सब एक सेम स्पीड पे चल रहे हैं यूनिवर्स में, राइट. हालांकि ये इतनी एफिशिएंट नहीं थी, तो बाद में इन्होंने खुद को करेक्ट करके एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई 1915 में. अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, जो मेजर चीज ये बताई, जैसे हमने देखा था कि सन का एक ग्रेविटेशनल पुल है, वेरेज मर्क्यूरी का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि बाकी सारे प्लैनेट्स का भी ग्रेविटेशनल पुल है. तो ये फिगर में आप ये चीज समझोगे कि जो ये खड्डा जैसा हुआ है वो सन में ज्यादा है और मर्क्यूरी में कम है. क्यों? क्योंकि सन का वेट ज्यादा है. तो सन ने क्या किया है कि जो भी उसके सराउंडिंग में चीजें हैं उसको एक रैप कर रखा है, राइट. एंड ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इस बॉक्सेस को टर्म किया जाता है स्पेस टाइम. ये स्पेस टाइम से कंसिडर्ड किया जाता है, ओके, कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है. तो यहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जब इसकी ग्रेविटी इसको पुल कर रही है या फिर मर्क्यूरी की ग्रेविटी सन को पुल कर रही है तो वो बेंड हो रही है, और इसके साथ जो लाइट है वो भी बेंड होती है. ओके, ये चीज है. जैसे अगर आप इसमें ये समझोगे कि दिस इज व्हाट अ स्पेस टाइम है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट की रे है वो इस तरीके से बेंड की जा रही है. क्यों? क्योंकि जो स्पेस टाइम को रैप करके रखा है सन ने, राइट. तो ये दिस इज नोन एज द रैपिंग. दिस फिनोमेना इज नोन एज द रैपिंग, कि यहाँ से एक ग्रेविटेशन पुल आया है मर्क्यूरी की तरफ, और एक मर्क्यूरी ने भी एक टाइम को रैप करके रखा है, स्पेस टाइम को. तो वैसे ही हर प्लैनेट ने स्पेस टाइम को रैप किया है डिपेंडिंग अपॉन देयर मास. तो जब वो प्लैनेट में से या सन में से ग्रेविटी पास होती है या लाइट पास होती है तो वो इसके साथ बेंड होती है, राइट. तो जो लाइट हो रही है वो बेंड होके आ रही है. ओके, ये क्या हो रहा है कि ये बेंड हो रही है. तो इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या प्रेडिक्शन किया था इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी. यस, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, दैट इज ऑल्सो राइट. एंड थर्ड, द मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, दैट इज ऑल्सो राइट. कि जो मैटर होता है वो अपने स्पेस टाइम को रैप करके रखता है. जो अभी हमने देखा कि सन का एक खड्डा है या फिर मर्क्यूरी का एक खड्डा है, तो दैट इज ऑल्सो राइट. के बेसिस पे अगर हम देखें तो डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट आंसर. तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो इससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते. नेक्स्ट इज विच ऑफ द अबाउ स्प्रेड प्लांट डिजीज. कि कोई भी प्लांट को डिजीज हुई है तो वो कैसे स्प्रेड होगी? वो हवा से स्प्रेड होगी, डस्ट से स्प्रेड होगी, कोई इंसेक्ट होगा, कोई बर्ड होगा, उससे स्प्रेड होगी. तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें कि बर्ड से स्प्रेड होगी, यस,
डस्ट ब्लोइंग से स्प्रेड होगी, यस, विंड ब्लोइंग से स्प्रेड होगी, यस, एंड इनफैक्ट रेन से भी स्प्रेड होगी। अगेन इसका आंसर आ जाएगा डी, 1 2 एंड 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन डेजर्ट एरियाज इनहेबिट टू इनहेबिट वाटर लॉस, कि जब डेजर्ट एरिया में हमें पता है कि पानी कम है एंड इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो प्लांट का जितना बड़ा लीफ होगा ना, तो वो लीफ में क्या होता है कि मॉइस्चर होता है। कभी आपने कोई प्लांट का पत्ता तोड़ते हो, तोड़ के अगर आप उसमें हाथ में मसलते हो तो आपको एक मॉइस्चर फील होता है। तो ये मॉइस्चर को जो प्लांट अगर ओपन में रहता है एंड उस पर अगर सन का इवेपोरेशन होता है तो उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसको ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि सारा पानी जो मॉइस्चर होगा वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, वो जो अगर उसमें और पानी नहीं गया प्लांट में तो धीरे धीरे वो जल जाएगा। अब डेजर्ट में कैसा हो रहा है कि जितना ज़्यादा बड़ा लीफ होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो यहाँ पे प्लांट्स ने क्या मॉडिफाई किया है, खुद को अडॉप्ट करवाया कि वो जो अपने प्लांट्स होते हैं या तो उसमें लीफ होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो बहुत ही छोटे लीफ होंगे ताकि मिनिमम ट्रांसपिरेशन हो। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हार्ड और वैक्सी लीव्स हो जाएंगे, यस, या तो टाइनी लीव्स हो जाएगा, या थॉर्न्स हो जाएंगे, यानी कि वो कांटे जैसे हो जाएंगे ताकि बहुत कम इवेपोरेशन हो, कि सरफेस एरिया कम होगा ना ट्रांसपिरेशन के लिए। इसमें देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। तो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज PYQ वीडियो। प्लीज ये वीडियो को वापस देखना क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो शायद एक बार में समझ ना आए, राइट। If you still have any other query, you can mention in the comment section. So see you all next time. Till then, stay safe and study well. Thank you.